भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने। तो पहले जो स्लोगन्स थे वो बड़े हैवी स्लोगन्स होते थे कार्ड्स पे। दो हृदय मिले, दो फूल खिले, दो कलियों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। अरे कार्ड है कि क्या है, मुशायरा होना, शादी हो रही है, मुशायरा थोड़ी हो रहा है भाई। जब बड़ा भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बताता है कि दुनिया में दो तरह के पतंगबाज होते हैं, एक ढील देके काटता है, एक खींच के काटता है। जो ढील देके काटता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, जो खींच के काटता है उसके साथ हल्ला बहुत करने वाले लोग बहुत खड़े होते हैं। और हम चाहते हैं तुम बोर्ड एग्जाम की जो पतंग है वो खींच के काट दो। श्री राम का सबसे ज्यादा साथ किसने दिया था? हनुमान से पहले सुग्रीव ने दिया था, जी। है ना। तो सुग्रीव को हम नेपथ्य में छोड़ गए, हमने छोड़ दिया सुग्रीव को नेपथ्य में। आपदा तो सुना है, ये विपदा क्या है और पीछे से बापदा की एंट्री होती है, तो वो उसका इजाद कैसे हुआ था सर? नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। देखिए, जब भी हम वेब सीरीज की बात करते हैं तो दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे जहन में रहता है। पहला है विवाद और दूसरी है गालियां। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस वेब सीरीज की आज मैं बात करने जा रहा हूं वो वेब सीरीज ना तो विवाद से फेमस हुई है ना ही गालियों से, वो फेमस हुई है अपने कंटेंट से। और उस कंटेंट को लिखा है दुर्गेश सिंह ने। तो आज हमारे साथ बातचीत करेंगे दुर्गेश सिंह। शुक्रिया पुनीत, शुक्रिया शुक्रिया बहुत। दुर्गेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सीजन 1 निखिल विजय ने लिखा था, ऐसे में कितनी जिम्मेदारी और कितनी चुनौतियां थी आपके लिए सीजन 2 को लिखने में? हाँ, मेरे ख्याल से सीजन 2 यार, आपने जो ओटीटी स्पेस की बात की है, सीजन 2 किसी भी शो का, मतलब राइट फ्रॉम सेक्रेड गेम्स टू पाताल लोक या किसी भी बड़े शो का सीजन 2 इतना अच्छा वर्क नहीं किया है उम्मीदों के हिसाब से। तो वो एक एडेड प्रेशर होता है राइटर एंड क्रिएटर्स के ऊपर कि सीजन 1 अगर वर्क किया है तो सीजन 1 बेसिकली नींव तैयार करने जैसा, घर की नींव अगर कोई डाल के चला गया और घर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई, तो उतना ही प्रेशर था। अगर खूबसूरत घर नहीं बनाते हम लोग तो कोई देखता नहीं और लोग क्रिटिसाइज करते, गालियां पड़ती लोगों की। पर थैंकफुली लोगों को पसंद आया एंड अब जनता के बीच में तो जब रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हुई। इस सीरीज को देखने वाला हर एक आदमी अपने आप को इस सीरीज से रिलेट कर पा रहा था। तो ये जो कैरेक्टर्स थे, उनके रोल थे, ये सर आपने कहाँ से ढूंढा कि मतलब आपको कैसे लगा? अमन मिश्रा जब पढ़ाई कर रहा था तो वो झिंगुर वाला डायलॉग, उसको उसमें भी सुर समझ में आने लगता है। तो देखिए, ये जो किरदार थे ये तो बहुत आसपास की दुनिया से ही लिए गए थे। और जैसे अमन मिश्रा का जो किरदार आप बात कर रहे हैं, वो घर का सबसे छोटा कैरेक्टर है। तो वो पढ़ाई करते हैं, बच्चे रात में अकेले बैठ के पढ़ते हैं और मुझे लगता है कि बच्चा जब पढ़ाई करता है बहुत अकेला होता है। और उस अकेलेपन में अगर छोटे शहर या गांव में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके नेपथ्य में, उसके बैकग्राउंड में सिर्फ झींगुर की आवाज चल रही होती है। तो मुझे यही लगा कि यार झींगुर की आवाज जो है उसमें, सालों से मैं सोचता था कि झींगुर की आवाज क्या है। हम तो झींगुर को भगा देते हैं, अपने आसपास भी नहीं आने देते, वो भागता भी रहता है पर उसका एक साउंड चलता रहता है निरंतर हमारे साथ। तो हमने ये सोचा कि यार क्यों नहीं झींगुर की आवाज पे एक बच्चे के थ्रू एक कमेंट्री कराई जाए, छोटे बच्चे के थ्रू। हम बड़े लोगों के थ्रू करवाते तो वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं लगता, या फिर थोड़ा सा एब्सर्ड लगता कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मम्मी ऐसी क्यों बोल रही हैं। पर जब छोटा बच्चा बोलता है तो वो बहुत आपको एक थॉट प्रोवोकिंग एक अप्रोच लगता है। दो चीजें थी पुनीत, एक तो या तो आप उसको रिजेक्ट कर देते कि ये मजाक कर रहा है, झींगुर की आवाज में म्यूजिक कैसे होता है। दूसरा कि क्या पता क्या सही कह रहा है। पर जिस तरीके से आपने सवाल पूछा और क्रिटिक्स ने सवाल पूछा, अनुपमा चोपड़ा ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था, तो मुझे लगता है आज ये सारे गुल्लक की जो कहानियां, किस्से, प्रॉब्लम्स सब लाइफ से आया यार। हमने किराने की लिस्ट बनाई है, हमने अपने घरों में बैठ के हमने डांट खाई है, हमने सपरिवार अगर नहीं लिखा हुआ है कार्ड पे तो फैमिली के लोगों को, खासकर अपने पिताओं को लोड लेते हुए देखा है कि वो नाराज रहते थे कि नहीं जाएंगे वो। तो ये सारे आसपास की चीजों को ही पिरोकर हमने आपके सामने परोसा है, सो दैट आपको पसंद आया और आप लोग देखे और इसीलिए आप लोग रिलेट भी कर रहे हैं। इस सीरीज के जरिए ना आपने समाज के कई गंभीर मुद्दे, जिनको हम लोग अक्सर देखते हैं और नज़रअंदाज करते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपने उस मैसेज को देने की कोशिश की थी। चाहे वो किटी पार्टी हो, मिक्सी मंगाना हो, तो वो सर ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से, मतलब आदमी जरूर रिलेट तो करता ही है ना कहीं ये सब सारी चीज़ें।
देखिए पुनीत, मुझे ये पता था एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग गुल्लक सीजन 2। तो मुझे ये पता था कि यार जो सीजन 1 में जो बात कही गई थी उससे थोड़ा पुश करना है, चीजों को अनवलप पुश करना है, थोड़ा लीप ऑफ फेथ भी लेना है और थोड़ी एक बात कहनी है लोगों को जो अनकंफर्टेबल करे। एंड ऑफ कोर्स गिवन द ह्यूमर कोशेंट की उसको हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि ह्यूमर अगर नहीं होगा, जोक्स नहीं होंगे, तो लोग बहुत ज्ञान तो नहीं लेने आएंगे, शो नहीं देखेंगे। तो जोक्स को या ह्यूमर को मेंटेन करते हुए हमें कुछ बात कहनी थी, एंड ये बहुत इंटेंशनल हमारा एक अप्रोच था विद इन टीवीएफ। द वायरल फीवर जैसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, और जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स की टीम थी, अभिजीत परमार या श्रेयांश पांडे या जो डायरेक्टर है पलाश वासवानी, इनके साथ हमारा ये अप्रोच कंटिन्यूअस यही रहा कि कुछ बात कहते हैं यार, हर एपिसोड ऐसे ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम जो है बड़ी सोशल प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसा आपने किट्टी वाला जिक्र किया कि किट्टी में एपिसोड में मम्मी मिक्सी मंगा लेती है, तो उसमें हम बहुत क्लियर थे यार कि हम दिखा सकते थे कि घर पे पहले से मिक्सी है, लेकिन हमने नहीं दिखाया। उसका रीजन ये था कि यार मिक्सी जो है ना उसका इस्तेमाल सिर्फ माएँ करती है या बहनें करती हैं मोस्टली, या फिर परिवारों में बेटियां करती हैं, औरतें करती हैं कुल मिला के। तो हमने ये रूट चुना कि वॉशिंग मशीन इस घर में है, टीवी इस घर में है, स्कूटी इस घर में है, और टुल्लू पंप भी है। ये सारी जो चीजें हैं ये शेयरेबल चीजें हैं, इसको मर्द भी शेयर करते हैं, इसको औरत भी शेयर करती है। पर मिक्सर ग्राइंडर जूसर इज द ओनली थिंग जो किचन में पड़ा रहता है और उसका इस्तेमाल मसाला पीसने के लिए सिर्फ माँ करती है। तो हमने कहा चलो लेट्स कमेंट ऑन दैट। तो हमने उस चीज को एड्रेस किया, एंड आप बिलीव करिए वो हार्ड हिटिंग होते होते राइटिंग के प्रोसेस में हुआ। पहले इतना हार्ड हिटिंग नहीं था। किट्टी वाला एपिसोड इज द मोस्ट री रिटन एपिसोड, उसको 18-19 बार लिखा गया है, और 19 बार आई थिंक 19 वर्जन मेरे लैपटॉप पे सेव है। तो लिखने की प्रोसेस में और बहुत हार्ड हिटिंग होता गया। एंड वो जो मैसेज वाली बात है वो बड़ी सारी हिंदी कविताओं से आई है यार। मैंने बहुत सारे हिंदी कवियों के रेफरेंसेस को उस एपिसोड में यूज किया है। कुमार अंबुज साहब की कविता थी खाना बनाती स्त्रियां, उसको उसके कुछ रेफरेंस है उसमें। आलोक धर्मा साहब की कविता है भागी हुई लड़कियां, उसके कुछ रेफरेंस है। ज्ञानेंद्र पति साहब की कविता है ट्राम में एक याद, उसका थॉट प्रोसेस था। तो ये बहुत सारी कविताओं का थॉट प्रोसेस को मैंने एक सीन में कन्वर्ट किया, तब जाके वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। बिल्कुल सर, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना है, सीजन 1 का टाइटल ट्रैक आपने लिखा, पंचायत का टाइटल ट्रैक आपने लिखा, तो लेकिन ये अचानक से सीजन 2 का पूरा स्क्रिप्ट का प्लान कैसे बना? मतलब कैसे ये बातें शुरू हुई कि नहीं ये स्क्रिप्ट अब हम आपको देंगे, आप करेंगे इसको? मैंने बेसिकली लिखना तो स्टार्ट किया था कहानियों से ही। नीलेश मिश्रा साहब का रेडियो शो आता है यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, तो उसको मैं लिखता था 4-5 साल पहले। तो बेसिकली कहानियां ही लिखता था। फिर मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ चला गया, उस दुनिया में एडवर्टाइजिंग की फिल्में लिखी मैंने बहुत सारी। पर फिर टीवीएफ का ही शो गुल्लक का टाइटल ट्रैक लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने, तब मैं जिंगल्स बहुत लिखता था एडवर्टाइजिंग में, उन दिनों जिंगल लिखता था बहुत। तो जब ये काम आया तो मैंने लिखा अक्कड़ बक्कड़ वर्क्स, मतलब उनके लिए काम कर गया। एंड उसके बाद पंचायत का गाना लिखने का मौका मिला, वो भी चल गया। तो टीवीएफ के लोगों का फेथ आया, और फेथ आया तो उन्होंने बोला आप एपिसोडिक राइटिंग ट्राई करेंगे क्या? मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूंगा, राइटर का तो ड्रीम होता है लॉन्ग फॉर्मेट लिखना। तो फिर लिखा, और वहीं से उनका फेथ मेरे ऊपर आया, और फिर मैंने इसको काम को कंटिन्यू किया। और फिर अब आपके सामने है, एंड अब सीजन 3 लिख रहा हूँ मैं, मतलब गुल्लक का सीजन 3 की राइटिंग स्टार्ट हो गई है अभी तो। बिल्कुल। तो सर अब जब बात सीजन 3 की कर ही दिए हैं, तो कहीं ना कहीं सर मैं खुद और सब कोई जानना चाहता है कि ये सीजन 3 हम लोग कब तक मान के चलें कि कब तक हम लोग देख सकते हैं? क्या सेम टाइम मेरे ख्याल से आपने जब सीजन 2 2021 की जनवरी में आपने देखा है, एंड 2022 की स्टार्टिंग में ही सीजन 3 आएगा इसका। मतलब मुझे लगता है इस साल के एंड तक इसका शूट हो जाएगा, एंड एडिट वेडिट होकर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही सीजन 3 सबके बीच में होगा। एंड होपफुली
लोगों को उतना ही पसंद आया जितना सीजन 2 लोगों ने पसंद किया। कोई ऐसा वाकया जब आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया हो, सीरीज देखने के बाद किसी ने फ़ोन किया हो, तारीफ की हो, या कभी आपको कुछ ऐसा लगा हो किसी ने आपकी आलोचना की हो, कुछ भी ऐसा, मतलब इस सीरीज से रिलेटेड कुछ भी, कोई वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? यार एक दो दो तीन चीजें थी, मुझे लगता है कि एक तो बहुत एज अ राइटर मेरे लिए वो कॉल ही बहुत इंपॉर्टेंट था, मैसेज इंपॉर्टेंट था जो सीजन 1 के राइटर निखिल विजय ने मुझे किया था। निखिल विजय ने मुझे सीजन 2 देख के मैसेज किया कि भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे शो इससे बेटर सीजन 2 हो नहीं सकता था। तो एज अ राइटर ये मुझे, मेरे लिए दूसरे फेलो राइटर का मैसेज आना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और वो हुआ। एंड ऑल्सो एक बहुत फनी मैसेज भी, फोन कॉल आया मुझे यूपी के एक पार्ट से, एक ब्लॉक प्रमुख का फोन कॉल आया, और उन्होंने शो देखा और तारीफ करने के लिए फोन किया कि भाई आपने अपने शो में हमारे एमएलए का नाम यूज किया है। तो जौनपुर के कोई एमएलए हैं प्रिंसू सिंह, उनका नाम आपने यूज किया है, पर गुड लाइट में आपने यूज किया है, एंड कुछ अगेंस्ट नहीं उनके यूज किया, तो हमको अच्छा लगा। तो वो थोड़ा सा फनी एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंज कॉल भी था मेरे लिए। तो ये दो तीन कॉल, बाकी फोन तो बहुत सारे हैं, पर निखिल विजय का एंड ये ब्लॉक प्रमुख साहब जो नेताजी थे, इनका जो कॉल था वो मुझे याद रहे। दुर्गेश जी, एक सवाल ये भी है कि सीरीज में मिश्रा जी हैं, उनके बड़े बेटे अनु मिश्रा हैं, उनके छोटे बेटे अमन मिश्रा हैं, और अमन और अनु मिश्रा की मम्मी हैं, और तो और बिट्टू की मम्मी भी हैं जो कि शानदार किरदार निभाया है। तो आपका इनमें से सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा था? यार ये सब तो पसंद किए ही गए हैं ना, ये सारे किरदार तो पसंद किए गए हैं, लेकिन अगर आपने शो देखा हो तो उसमें दो कैरेक्टर है, विक्रम और बेताल, है ना। जो पहले एपिसोड में बिजली का बिल लेके आते हैं, और फिनाले फोर्थ एपिसोड में वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो तो यार वो मेरे पसंदीदा किरदार इसलिए हैं कि मैं हमेशा अपनी कहानियों में जो सूत्रधार होते हैं, जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं, कैमरा उन पे रख के थोड़ा ट्रैवल करना चाहता हूँ बगल के किरदारों पे। तो ये साइड में खड़े दो किरदार हैं जो नोटिस नहीं हुए, पर उनकी बारे में बातें होती रही, थोड़ी बहुत बातें होती रही उनके बारे में। और विक्रम बेताल इसलिए भी मुझे पसंद है पुनीत, क्योंकि उनका जो फोर्थ एपिसोड में जो कल्मिनेशन है, वो कोल्ड ड्रिंक में नमक मिक्स करके पीते हैं, और वो नमक अपने 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 नाखून से नमक डाल के मिक्स करते हैं। तो कुछ लोगों को ये बड़ा बिजार लगा था, पर आप बिलीव करिए, मैं एक बार ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था, इटारसी स्टेशन पे मैं उतरा और मूंगफली खाने के लिए उतरा, और वो मूंगफली के छोटा सा ठेला था, उस पे लोग खड़े होके एक दो लोग मूंगफली ले रहे, दोपहर का टाइम था, थोड़ा प्लेटफॉर्म शांत था, और एक बंदा आया और उसने मूंगफली ली, और उसकी नमक की जो प्लास्टिक की थैली थी, उसने ना उसके नेल के साइजेस थोड़े बड़े थे, तो उसने नमक में ऐसे नाखून मारा और नमक निकाल के मूंगफली लेके चला गया वो। तो तो वो जो इंसिडेंट था ना, वो मेरे दिमाग में स्टक कर गया। सर मतलब मुझे लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, ये जो आपके आसपास की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, वो कहीं ना कहीं आपने इस पूरे सीरीज में दर्शकों के बीच उतार दिया। और सबसे अच्छी बात क्या थी इस सीरीज की, जो हर आदमी इसके कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे जो अपने आप से रिलेट कर रहे थे, चाहे वो घर में छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। अब मुझे याद है आपका एक सीन था, मतलब इस सीरीज में एक सीन था, आपदा तो सुना है, ये विपदा क्या है, और पीछे से बापदा की एंट्री होती है। तो वो उसका इजाद कैसे हुआ था सर? तो यार आपदा विपदा वाज इन द स्क्रिप्ट, वो लिखा था मैंने कि चलो ठीक है, आपदा और विपदा एक वर्ड होते हैं कि अरे आपदा विपदा से बचे रहेंगे, पर अगेन इट वाज कमिंग फ्रॉम छोटा भाई, जो पूछता आपदा तो सुने थे, विपदा क्या होता है। अब ये स्क्रिप्ट का पार्ट था, पर बापदा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था। अब जमील खान साहब, जब हम लोग उनके साथ कर रहे थे, ये रिहर्स कर रहे थे, तो ड्यूरिंग रिहर्सल उन्होंने ये इम्प्रोवाइज किया कि यार लेट्स कम विद बापदा, लेट्स गो, मतलब कैन वी ऐड बापदा। तो मैंने सुना और मुझे बहुत फनी लगा कि यार आपदा विपदा एंड फादर की साइड से बापदा आ रहा है। तो वो एट द मतलब एकदम ऑन द स्पॉट शूटिंग पे ही, सेट पे ही वो इम्प्रोवाइज हुआ, एंड उसको हमने सीन में ऐड किया एंड शूट किया, एंड वो लोगों को वर्क कर गया, वो एक कंप्लीट जोक हो गया। तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन इतने खतरनाक थे, इतने स्मार्ट इम्प्रोवाइजेशन थे एक्टर्स की तरफ से, जो मुझे, मतलब मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखे थे,
पर उन लोगों ने इम्प्रूव कर दिया उसको और वो सीन बेटर हो गया, तो अब बाबदा वहां से आया था। दुर्गेश जी, अब बात जब किरदारों की हो रही है तो मुझे, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस किरदार में बिट्टू की मम्मी का रोल मुझे लगता है कि थोड़ा सा और होना चाहिए था। जिस हिसाब से वो 500 के नोट में धागा बांध के खींच रही होती हैं। उसके बाद एक वो रामलीला वाला बड़ा मज़ेदार सीन था जहाँ पर वो मंच पर बैठ के दबा के क्रीम रोल ठूस रही होती हैं और कहती हैं, बेटा तुम जहाँ कहीं भी खो गए हो, अगर तुम्हें क्रीम रोल खाना है तो तुम मंच पे आ जाओ। तो ये जो सीन था, ये पूरा कैसे बना था? कहाँ, कहीं आपने देखा था ये सीन, पढ़ा था, या कभी बचपन में आपका कोई ऐसा वाकया था जिसे आपने जोड़ा हो यहाँ पे? ये बहुत बिजार है, मतलब मुझे ना, मैं एक बार अपने गांव की रामलीला में गया था, वहां एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तो बाद में समिति वाले उसको ठेले पे लाद के ले गए और वो मंच पे चाय और समोसा खा रही थी, तो ठीक हो गई। तो ये वहां से आया और बाद में पता चला कि उसने समोसा खाने के लिए नाटक किया। तो फिर मुझे लगा ये बहुत बिजार घटना है यार, इसको समोसा खाना था तो ये बोल देती, पर इसने पूरा रामलीला रुकवा दिया, है ना। और फिर मैंने वहीं से ये लिखा, एंड सी, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं या जो हीरोज होते हैं, हनुमान हमारे हीरो हैं, जी। हनुमान हमारे भगवान हैं, हमारी जीवन में उनको इस तरह से स्थापित किया गया है हनुमान को, और हम पूजते भी हैं, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर श्री राम का सबसे ज्यादा साथ किसने दिया था? हनुमान से पहले सुग्रीव ने दिया था, जी। है ना। तो सुग्रीव को हम नेपथ्य में छोड़ गए, हमने छोड़ दिया सुग्रीव को नेपथ्य में। हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे दोस्तों को पीछे छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में, मुसीबत में हमारा साथ दिया था। तो मुझे खाली सुग्रीव को लोग याद कराना था एक फन तरीके से कि सुग्रीव एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे रामचरितमानस का, या हमारे रामायण का, हमारी रामलीलाओं का। तो जिसके बारे में मैं, एक बच्चा है जो सुग्रीव का मुखौटा लेना चाह रहा है। अब इस पे लोगों का अलग अलग टेकआउट हो सकता है, लोग, कुछ लोगों के लिए सिर्फ जोक हो, कुछ लोगों के लिए सुग्रीव याद आ जाए, कुछ लोग सुग्रीव के बारे में पढ़ ले। मेरा यही पर्पस था, और सुग्रीव को मैंने पर्पसफुली इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि जिन लोगों को हमने भुला दिया है उनको याद कर लेते हैं, उनको भी तो याद करने वाला कोई होना चाहिए, बस वही पर्पस है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो प्रोमो में भी जो खूब वायरल हुआ, खूब लोगों को पसंद आया, और वो मैं खुद भी जानना चाह रहा था, मैं सोचा था जब आपसे बात होगी तो मैं पूछूंगा, अमृत वाली खीर आपको मिली या नहीं मिली? यार अमृत वाली खीर तो मिल गई, है ना, मतलब अमृत टपक गया है, दर्शकों ने अ, अमृत के खीर को जबरदस्त रिस्पांस दिया, सबको मीठी लगी है। एंड फोन इतने आ रहे हैं, काम के ऑफर इतने आ रहे हैं, कंफ्यूजन आ गया है थोड़ा सा लाइफ में, एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। निर्मल वर्मा मेरे बहुत पसंदीदा राइटर हैं, लेखक हैं हिंदी के। उनका एक कथन है कि जीवन में विकल्पों का होना सबसे बड़ा दुख है। तो एक उस पूरे हैप्पीनेस में, इस पूरे एक सेलिब्रेशन में, एक किस्म का ऑप्शंस बहुत सारे आ गए कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। तो उस तरह की चीजें लाइफ में हो रही हैं। पर अमृत वाला सवाल आपका बहुत सही है, अमृत तो टपक गया है चीज। अब जब बात इस सीरीज की कर रहे हैं तो इस सीरीज में एक बात जो और बड़ी अच्छी लगी और जो जिसकी जमकर तारीफ हुई है, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बाप और बेटे की ट्यूनिंग और उनकी जो बॉन्डिंग है उसको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको वो सीन याद होगा कि जब सुविधा शुल्क वाला सीन आता है फिल्म में, कि अनु अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे पापा देखिए फलाने दुबे जी ने तो वो कर दिया, ये कर दिया, और आप हैं, थोड़ा सा सुविधा शुल्क की बात है। तो ये जो सुविधा शुल्क का इस्तेमाल किया था, ये कहाँ से? यार सुविधा शुल्क तो देखिए, सुविधा शुल्क तो हम सब देते हैं, अच्छा, है ना। आप हाँ, हमने आरटीओ ऑफिस में हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम सुविधा शुल्क देते हैं। हम रेलवे के टिकट कंफर्म कराने के लिए सुविधा शुल्क देते हैं। वो सब घूस थोड़ी है, करप्शन थोड़ी है, वो सुविधा शुल्क है। हमको सुविधाएं मिल रही है तो हम उसका पैसा दे रहे हैं। तो नहीं उसको कर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना था। करप्शन बहुत हार्श वर्ड है, बहुत, वो माइल्ड नहीं है। इतना जब प्रचलित टर्म है हमारी कंट्री में, तो लेट्स मेक इट लिटिल स्मार्ट एंड लिटिल सॉफ्ट ना। तो वो पर्पस था। तो मैंने उसका एक माइल्ड टर्म इंट्रोड्यूस किया, सुविधा शुल्क, जो मैंने कहीं बैक इन द यूपी मैंने कहीं सुना था। जब मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया था तो मैंने वो वर्ड सुना था, सुविधा शुल्क।
तो मुझे लगा कि पापा से इंट्रोड्यूस करेगा सुविधा शुल्क से, तो शायद पिताजी मान जाए। एंड उनकी जो जुगलबंदी है ना बाप बेटे की, देखिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग जुगलबंदी है। मैं हमेशा से कई सारे इंटरव्यूज में मैंने बोला कि लोगों को लगता है ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की कहानी है, नहीं, ये क्लासलेस कहानी है। हम सब अपने पिताओं में ऐसा ही बाप ढूंढते थे या ढूंढते हैं कि हमारा फादर अन्नू मिश्रा के फादर जैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अन्नू मिश्रा वहीं बैठ के बाप को करप्ट होने के लिए बोल रहा है, बाप उसको डांट रहा है, उसके बाद बाप दुविधा में भी चला जा रहा है। अन्नू मिश्रा बाप को वहीं पे बोल रहा है कि आप ईमानदारी की चरस फूक के बैठे हैं, आप मंदिर की सीढ़ी पे भीख मांग लेंगे पर करप्ट नहीं होंगे। तो ये जो रिलेशन था, आग और पानी वाला रिलेशन, ये हमारे पिताओं के साथ नहीं रहा। तो हमने सोचा कि यार इस तरह का इक्वेशन एक दिखाएं, और लोग संतोष मिश्रा का जो कैरेक्टर है उसमें अपने फादर की इमेज को ढूंढे, और वो इनकम्प्लीट इमेज होगी। आपके मन में कुछ चीजें तभी रह जाती है जब आप सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस से भर जाते हैं। तो संतोष मिश्रा का जो कैरेक्टर है वो सारे बच्चों के लिए, बेटों के लिए खास करके, और वो इनकम्प्लीटनेस वाला एक फिगर देता है कि देखो ये बाप अगर तुम्हारा होता ना तो तुम्हारी लाइफ बहुत सॉर्टेड होती। तो ये सब पर्पस था यार, ये मकसद था इस तरह से इसको बोलने का, पता नहीं। नहीं नहीं, मतलब मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, और कहीं ना कहीं यही वो सारी चीज़ें थी जो दर्शक अपने आप को मतलब इस सीरीज़ से जोड़ पा रहे थे। मुझे याद है वो शादी का एक कार्ड आता है सीरीज में, उसमें लिखा रहता है, वो एक क्या लाइन थी, क्या आप एक बार दोहराएंगे? वो भेज रहा हूँ खत, भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। बिल्कुल। तो इसमें ना जो अमन था, अमन का जो रिएक्शन था, एक तो सपरिवार लिखा नहीं, ऊपर से हमको राजहंस मतलब ये इस तरह की सोच ना, मतलब हकीकत है। वैसे जब हम लोग भी 5th 6th में थे, 7th में थे, इतना समझ में तो आता नहीं था इन सब इन सब लाइंस का मतलब, तो उतना डिटेलिंग में गए नहीं। लेकिन जब देख रहा था ना तो मुझे भी लगा कि ये राजहंस लिखा क्यों था। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा चीजें क्लियर हुई हैं। अरे मतलब मैं ये हमेशा से बहुत अमेज्ड होता था पुनीत, ये 2-2 3-3 लाइन के स्लोगन जो कार्ड पे लिखे होते थे। हम वो भी तो होता था ना सर कि मामा की शादी मेले, मामा की शादी में दलूल आना, दलूल से। वो तो बहुत लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, वो 2000 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, 2005 के बाद मेरे ख्याल से। पर उससे पहले जो स्लोगन्स थे वो बड़े हैवी स्लोगन्स होते थे कार्ड्स पे। दो हृदय मिले, दो फूल खिले, दो कलियों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। अरे कार्ड है कि क्या है, मुशायरा होना, शादी हो रही है, मुशायरा थोड़ी हो रहा है भाई। जी। लिख दो ना सिंपल, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ये लिख के खत्म करो, है ना, शुभ शुभ चीज हो रही है। पर ये शायरियां, वो शायरियां, ले दे के शायरियां, तो मुझे उसको एड्रेस करना था। और वो अगेन वही छोटे बेटे के थ्रू एड्रेस किया, क्योंकि इतना सिली सवाल वही पूछ सकता है कि एक तो सपरिवार नहीं लिखे, दूसरे हंस को बुला रहे मामा जी, है ना। तो इस वजह से वो पर्पसफुली सपरिवार वाले एपिसोड में ये सब चीजें जो आप नोटिस कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ के आसपास से एज इट इज उठाई हैं, और आपको ही दिखा दी मैंने कैमरे में या स्क्रीन पे कि आप देखिए ये आपकी लाइफ। सर अगर मैं मुझे लगता है मुझे आपसे ना इस इंटरव्यू को पूरा तभी माना जाएगा जब आप वो डायलॉग एक बार सुनाएंगे, जब अनु और अमन की बात हो रही होती है और वो एक पतंग जिंदगी दो तरीके की होती है, वो एक ऐसा कुछ डायलॉग था सर। वो मतलब उस समय जब सुना तो मतलब लिटरली मेरी आंखों में मतलब आंसू ही थे उस डायलॉग को सुनने के बाद, क्योंकि मेरे साथ भी मेरा बड़ा भाई था, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मतलब रिलेट करना बहुत आसानी से, मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ दिल को छू रही थी। तो अगर वो डायलॉग अगर हम लोगों के लिए एक बार डिलीवर करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। यार वो देखिए दो पार्ट्स में वो डायलॉग है। पहला पार्ट जो उस डायलॉग का वो पहले एपिसोड में है, जब बड़ा भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बताता है, छोटे भाई को ज्ञान देता है कि दुनिया में दो तरह के पतंगबाज होते हैं, एक ढील दे के काटता है, एक खींच के काटता है। जो ढील दे के काटता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, जो खींच के काटता है उसके साथ हल्ला बहुत करने वाले लोग बहुत खड़े होते हैं, और हम चाहते हैं तुम बोर्ड एग्जाम की जो पतंग है वो खींच के काट दो। तो उसको नहीं समझ में आता। और फिनाले में 5वें एपिसोड में जब बड़े भाई को निराशा हाथ लगती है, जब वो डिसअपॉइंटेड होता है, और जब वो 5वें एपिसोड में जब वो उसको लगता है कि यार छोटे भाई ने तो एग्जाम में टॉप कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो पतंगबाज वाली एनालॉजी को डिफाइन करता है छोटे भाई के लिए कि यार अमन हम गलत थे, दुनिया में दो ही तरह के पतंगबाज होते हैं, लेकिन जो ढील दे के काटता है उसकी पतंग जल्दी कटती है और वो शांत एकांत भीड़ में खड़ा रहता है,
तुम्हारे जैसा अपना काम कर जाता है, तो वो ढील लेके काटने वाले से छोटे भाई को कनेक्ट करता है, और खींच के काटने वाले से खुद को कनेक्ट करते हुए बोलता है। और जो खींच के काटता है, उसके साथ लोग हल्ला तो करते हैं, पर जब उसकी पतंग कटती है तो लोग मजा भी बहुत लेते हैं। तो हम तुमने ये जो ढील देके काटा है ना बेटा, मजा आ गया हमको। तो बेसिकली वो इस तरीके से अपनी एनोलॉजी को करेक्ट करता है और उसको रीडिफाइन करते हुए छोटे भाई को एड्रेस करता है। एंड ऑफ कोर्स देखिए, ये वहीं से पतंगबाजी से ही हमने पतंगबाजी हम सबने की है, हम अपनी छतों पे हमने बहुत पतंग उड़ाई है। पर पतंगबाजी में ये होता था कि जो खींच के काटता था उसके साथ बहुत लोग हल्ला करते थे, अरे यार काटा, अरे ये काटा, वो काटा। और जो ढील लेके खड़ा रहता था वो ऐसा लेके खड़ा रहता था बेचारा, और उसकी धागे जा रहे हैं, वो ऐसे 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 किए जा रहा है। और वो कब पतंग काटता था जोश भी नहीं होता था, पर ऐसा नहीं था वो पतंग नहीं काटता था, पर उसके आसपास हल्ला नहीं होता था। पर जो खींच के काटता था वहां पे हल्ला बहुत होता था। तो मुझे उसको एड्रेस करना था कि भाई जो वो भी तो काटता है ना पतंग, जो ढील दे रहा है वो भी तो काट रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। तो वहां पे मैंने शिफ्ट किया फोकस और उसकी बात कही। वैसे जिन जिन लोगों ने ये सीरीज़ देखी है और जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनसे भी एक बात पूछूंगा। अगर आपने ये सीरीज़ देखी होगी तो इसमें एक सीन था जो घर का राशन लाने वाला सीन होता है, और उसमें एक थोड़ा इमोशनल सीन भी होता है जब बॉर्नविटा छोड़ना पड़ता है। और मुझे ये जानना है दुर्गेश जी कि ये वाला सीन इस पूरे सीरीज़ में सबसे भावुक वाला होता है कि घर में छोटे बेटे के लिए बॉर्नविटा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसके लिए आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से ये कॉन्सेप्ट था ये, क्योंकि हर आदमी कनेक्ट कर रहा था इसमें। इसमें भावनाएं भी थी, इसमें इमोशन भी था, और इसमें सबसे बड़ी बात थी दो भाई का प्यार था। ये ओवर द टाइम आई थिंक एक आध महीना लगा था इससे सोचने में कि बॉर्नविटा है, अगर छोटे भाई के पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वैसी कौन सी चीज है जो वो वापस कर देगा। तो वो अगर दाल वापस कर देता, चीनी वापस कर देता, चावल वापस कर देता, तो ब्लेम उसके ऊपर आता। वो घर की बेसिक जरूरतों की चीजें थी, उसको वापस कर देता तो ब्लेम उसके ऊपर आता। लेकिन उसने बॉर्नविटा वापस किया कि अगर ब्लेम उसके ऊपर आए भी तो उसको झापड़ने पड़े। उसको डर डर नहीं था, मतलब मैं अगर मुझे जो चीज मैं अपने लिए ले रहा हूँ, परिवार में वो नहीं गई तो परिवार मुझे मारेगा पीटेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर परिवार की बेसिक जरूरतों की चीजें अगर मैंने नहीं ली, अपनी चीज ले ली, तो शायद पिता या माँ का झापड़ मुझे पड़ जाए। तो उस डर की साइकोलॉजी जो होती है बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए अपर मिडिल क्लास घरों में, एलीट घरों में बच्चे नहीं मारे पीटे जाते, लोअर मिडिल क्लास घरों में बच्चों की बड़ी कुटाई होती है, वो बहुत कूटे जाते हैं, है ना। और मिडिल क्लास घरों में कूटे जाते हैं, छोटी छोटी बात पे कूट दिए जाते हैं। तो माँ बाप के झापड़ पड़ने का डर, ये जो पुराने समय जो हमने दिखाया है उसमें झापड़ पड़ने का डर था माँ बाप के, तो वो डर की वजह से बच्चा बॉर्नविटा वापस रख देता है और वो नहीं ले आता है, और बाकी जरूरत की चीजें ले आता है वो अपनी घर के लिए। और इसी वजह से वो देखिए, वो एक स्क्रीन प्ले की जरूरत भी थी उस समय कि उसको हमने जो माँ का एंगर था उसको डेवलप करना था। छोटे बेटे का सामान नहीं आया, इसीलिए माँ का एंगर थोड़ा और ऊपर गया टुवर्ड्स बड़ा बेटा। जब वो लौटता है तो माँ उस पर फूट पड़ती है। वो बॉर्नविटा जो है वो सेंटर में है, कहीं ना कहीं उस गुस्से के सेंटर में बॉर्नविटा है, जो कि नहीं आता है घर में, और वहीं से माँ का गुस्सा फूटता है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल थी जो हमने स्क्रीन प्ले के थ्रू एड्रेस करी थी, वही बता रहा हूँ। नहीं, और मुझे एक चीज़ और भी थी इस सीरीज़ में, एक सीन ऐसा भी था जहाँ पर मतलब मैं जब देखा, साथ में कई लोग देख रहे थे पूरे, मतलब सब एक दूसरे का मुंह ही देखने लगे थे उस सीन के बाद। और वो जब वो था गीतांजलि जी जब बोलती हैं, मिक्सी वाला डायलॉग डिलीवर करती हैं कि अब मेरे घुटने जवाब दे दिए, अब मुझसे बैठा नहीं जाता है। कहीं ना कहीं वो जो हमारी पितृसत्ता है, जो पुरुषों का जो एक होता है ना हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी में कि महिलाएं हैं उनका काम है करते रहना, हम पुरुष अपने जब तक कि उनके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो ये मतलब हर एपिसोड के अंदर में आपने कहीं ना कहीं दबे से लोगों के मुंह पे तमाचा तो दिया ही है, मैसेज देने की कोशिश की है, कड़े कड़े मैसेज देने की कोशिश की है आपने। जी, वो इंटेंशनली था पुनीत, वो इंटेंशन के साथ किया गया था। सी मेरा पॉइंट ये है कि काम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाए। मैं सिर्फ ऐसे फनी या हाहा फनी जोक्स नहीं लिखना चाहता हूँ, आपने सुना आप हंसे और चले गए। जी। कुछ जोक्स या कुछ बातें आपको आपको चुभे, आपको बुरा लगे, नहीं लगे, जरूरी नहीं बुरा लगे, पर आपको शर्म आए। बिल्कुल। मेरे ह्यूमर का पर्पस है, मेरे सटायर का पर्पस है
कि आपको शर्म आए। तो माँ जब बोलती है कि अब हमारे घुटने में दर्द रहने लगा है मिस्टर जी, तो आपको याद आता है कि हमने अपनी माँओं, अपनी बहनों, अपने बीवियों, पत्नियों, प्रेमिकाओं, बेटियों के साथ क्या किया है। बिल्कुल। हमने मतलब मुझे किसी ने उस दिन बोला कि मैं यार कितना इनसेंसिटिव हूँ कि जब घर लौट के आता था, कहीं से घूम के, माँ भी साथ में आती थी, हम थके होते थे दोनों, और मैं टीवी चला के बैठ जाता था और माँ से कहता था 1 कप चाय बना दो। तो ये जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि माँ भी तो इतनी थकी हुई यार, हम ऐसे कैसे चाय माँग लेते हैं उनसे। बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो सब चीज़ें धीरे-धीरे राइटिंग की प्रोसेस में आती गई और हर एपिसोड में हमने इंटेंशन के साथ उसको डील किया है सो दैट ये और रिलेटेबल लगे। सी 90s का नॉस्टैल्जिया ज़रूर है, पर शो डेटेड नहीं लगना चाहिए, प्रॉब्लम्स आज की होनी चाहिए। तो वो टैकल किया है इस पूरे सोशल कमेंट्री के थ्रू। बिल्कुल। सर, अब जाते-जाते मेरा अंतिम में बस एक बार फिर से यही सवाल है कि उस दौर में आपने ऐसी सीरीज़ लाई है जिस दौर में लगातार वेब सीरीज़ का मतलब ही ज़्यादातर, अब नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं यकीनन आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वेब सीरीज़ का मतलब ही ये हो गया विवाद, गाली और आपत्तिजनक दृश्यों से मतलब वेब सीरीज़ की पहचान थी। ऐसे में आप इसे कितना चैलेंज के रूप में लिए कि मतलब ये आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज कैसे था कि बिना गाली के, बिना विवाद के और बिना कोई ऐसे सीन्स, मतलब क्योंकि पूरे बच्चे परिवार एक साथ बैठ के देख सके, तो कितना चैलेंज था इसको पूरा करने के लिए आपको? यार दिल, मुझे लगा दिल से जो भी बात कही जाएगी वो दिल तक पहुंचती है। मैंने कोई ऐसा चैलेंज लेके नहीं लिखा था। मुझे लगा था कि खुद को अच्छा लग रहा है। एज अ राइटर आपको पता चलता है कि आप अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं या एवरेज लिख रहे हैं, आपको पता चल जाता है। आई पर्सनली बिलीव कि लिखते समय आपको पता चल जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं। नर्वसनेस होती है कि क्राइम हो गया, वायलेंस हो गया, सेक्स हो गया, थ्रिलर हो गया, ये क्या करते हैं, ये इनको अटेंशन मिलना आसान है। मैं एग्जांपल देता हूँ। पब्लिक रोड पे, सड़क पे कोई आदमी अगर रिवॉल्वर लेके चला जाए खुलेआम लहराते हुए, तो सबका ध्यान चला जाएगा, ठीक है। पर कोई आदमी अगर नॉर्मल शर्ट एंड ट्राउजर पहन के एक बैग लेके जाए, तो उस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वो जस्ट अनदर पर्सन होगा, वो एक दूसरा आदमी जो भाई भीड़ में जा रहा है। उस आदमी पे आपका ध्यान लाने के लिए कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी उसकी जो आपके जैसी हो। तो हमने बहुत नॉर्मल एक इंसानों की कहानी बताई है, पर उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके जैसी ही है और इसीलिए आप इतना रिलेट कर रहे हैं। क्राइम एंड बाकी के शोज तो अट्रैक्ट कर लेते हैं, आई बॉल्स ला ले आते हैं, इसीलिए हमारी कंट्री में क्राइम शोज, थ्रिलर शोज इतने बन भी रहे। बड़ा इजी है आपको एज अ व्यूअर आपका ध्यान खींचना। लॉन्जिटिविटी कितनी है वो नहीं पता, अच्छा कंटेंट कितना है वो नहीं पता, पर एक बार आप ध्यान तो दे देंगे। गुल्लक जैसे शोज का जो ब्यूटी है एंड चैलेंज भी वही है कि हमारे स्पेस में, हमारे टीवी स्क्रीन पे, हमारे ओटीटी स्क्रीन पे कुछ भी फैमिली के साथ देखने लायक नहीं था। तो एक भी गाली नहीं है इस शो में, बिल्कुल। एक भी कर्स वर्ड नहीं यूज किया हमने, अब्यूजेस नहीं यूज किए हैं हमने। इतना सिंपल साधा तहरी और खिचड़ी जैसी एक डिश आपको बना के दी है कि जो आप सोमवार को भी खा सकते हैं, शनिवार को भी खा सकते हैं एंड रविवार को भी खा सकते हैं, आप कभी भी खा सकते हैं, पूरे परिवार के साथ खा सकते हैं। तो अनकट को वक्त देने के लिए दुर्गेश जी आपका शुक्रिया, और गुल्लक 3 के लिए आपको हमारी टीम की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से अभी से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है सीजन 2 की तरह सीजन 3 भी दर्शकों के उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेगा। थैंक यू पुनीत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।